हेलो स्टूडेंट्स, आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और हो सकता है कि आपने 12th में कला विषय न लिया। तो आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वह है पॉलिटिकल साइंस और उसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसे पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान क्यों कहते हैं। पुराने समय में जब समाज संगठित हो रहा था तो जो नियम कानून बन रहे थे वह वर्बली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या मैं कहूँ कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाए जा रहे थे। पर वर्तमान समय में अब कितनी ही प्रकार की नई विधियां कानून बन गए हैं जिन्हें शब्दों के द्वारा ही केवल एक दूसरे तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो राज्य का संगठन, सरकार, उनके नियम और इन नियमों को पालन करने वाली प्रजा, नियमों का उल्लंघन करने पर दंड देने वाली न्यायपालिका, इन सारी बातों को मनुष्य के संदर्भ में जिस विषय में पढ़ा जाता है उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। और आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और उसके तत्व तथा हो सकेगा तो हम कुछ कार्यों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि प्राचीन समय में अरस्तु आपने नाम सुना होगा, रूसो आपने नाम सुना होगा, प्लेटो, ये पुराने समय की बात है जब राज्य यानी अर्थ होता था किसी शहर को ही नगर राज्य के रूप में कहा जाता था। शहर को नगर राज्य के रूप में कहा जाता था। यानी वर्तमान में यदि मैं राज्य शब्द कहूंगी तो यदि आप एमपी के रहने वाले होगे तो आप एमपी, यूपी ये बात करोगे, पर पहले नगर को ही राज्य कहा जाता था और ये इंग्लिश के वर्ड स्टेट से शुरू हुआ है, यानी स्टेट। तो परंतु वर्तमान में अब इन राज्यों ने रूप बदल लिया है, पर चूंकि हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमको इसके अतीत से भी जुड़ना होगा। तो देखें प्राचीन समय में विचारकों ने क्या कहा था। जैसे आपको दिख रहा है कि अरस्तु नाम सुना होगा, अरिस्टल जिन्हें कहते हैं, तो इन्होंने बताया कि राज्य व्यक्तियों का समुदाय जिसका उद्देश्य लक्ष्यपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति है। अगर मैं आपसे पूछूं राज्य किसे कहते हैं तो आप कल्पना करेंगे एक भूप्रदेश होगा जहां पर जनता होगी और इनको सही रूप से संगठित कर इनके सुखों का ध्यान करने वाली एक सरकार होगी। ये तीन बात तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आएगी ही, चाहे पहले आपका कोई भी विषय रहा। पर आज हम इसका और विस्तृत रूप लेते हैं, पर शुरुआत हम अतीत से करते हैं। तो जैसे अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्तियों का समुदाय जिसका उद्देश्य लक्ष्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति है। तो इसमें आपको कौन सी बातें दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से व्यक्तियों का समुदाय यानी कि जनसंख्या, जनसमूह। और दूसरी बात क्या दिखाई दे रही है? उद्देश्य लक्ष्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण। तो यह कौन करेगा? जब तक जनता संगठित नहीं होगी, जब तक संगठित जनता के ऊपर अधिकार करने वाला यानी उनको समुचित निश्चित नियमों में बांधने वाला नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो संगठित नहीं कहलाएंगे। यानी कि यह अदृश्य रूप से सरकार की बात हो रही है। तो यह अरस्तु के अनुसार दो बात कौन सी हो गई? व्यक्तियों का समूह और लक्ष्यपूर्ण उद्देश्यपूर्ण जीवन की प्राप्ति। अब आगे बढ़ते हैं तो सिसरो नामक राजनीतिज्ञ का क्या कहना था? उनका कहना था सुख व लाभ के लिए निर्मित श्रेष्ठ समुदाय। सुख एवं लाभ। सुख कैसे प्राप्त होगा? जब सारी की सारी चीजें हमको प्राप्त हो जाएंगी जिनकी हम इच्छा करते हैं। लाभ कैसे प्राप्त होगा? कि यदि हम व्यापार कर रहे हैं तो हमने जो सोचा उससे अधिक हमें प्राप्ति होगी। और ये दोनों चीजें कब प्राप्त हो सकती हैं? जबकि हमारे चारों तरफ सब कुछ हो, यानी हम एक ऐसे भूप्रदेश में हो जहाँ सारे रिसोर्सेज यानी संसाधन उपलब्ध हो और उन संसाधनों को हमें आसानी से प्राप्त करना भी हो। तो ये जब सारी बातें होंगी तो निश्चित रूप से समुदाय सुखी होगा। यह सिसरो का कहना है। अब ये दो बातें तो प्राचीन हो गई। अब आपको जैसे पता है कि वर्तमान में केवल भूप्रदेश होना, केवल जनता होना ही पर्याप्त नहीं हो और केवल सरकार होना ही पर्याप्त नहीं होता। जैसे कि 1947 के पहले हमारा जो देश था तो हमारी मानव सरकार भी थी, यानी हम लोग संगठित भी थे, हमारी जनता भी थी, पर हमारा प्रभुत्व नहीं था। एक शायद हो सकता है आपके लिए यह प्रभुत्व शब्द नया हो, तो आज हम इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। अब मैं आगे आती हूँ कि धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और आधुनिक रूप लेने लगा।
तो अब देखिए क्या लिखा है, ब्लंट शरी नाम के राजनीतिज्ञ का कहना था कि निश्चित प्रदेश में राजनीतिक रूप से संगठित जन समुदाय क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। इसमें कौन सी बातें आपको स्पष्ट हो रही है, निश्चित प्रदेश यानी कि भू क्षेत्र, है ना। और राजनीतिक रूप से संगठित, राजनीतिक रूप से संगठित कौन करेगा, निश्चित रूप से कौन करेगी, से सरकार। जन समुदाय, जन समुदाय में क्या हो गया, उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या। तो इसको छोड़ दिया जाए तो मैंने पहले बताया था कि आपको ये तीन चीजें दृष्टिगोचर हो रही हैं, जनसंख्या कहाँ रह रही है, भू क्षेत्र पर, और इनके ऊपर किसका अधिकार है, सरकार का। ये तीन बातें स्पष्ट हो गई। अब ऐसा ही कुछ लास्की नामक राजनीतिज्ञ का कहना था, क्या, ऐसा राज्य जो सरकार व प्रजा में विभाजित हो, एक निश्चित भू क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति रखता हो। यानी फिर यहाँ पर तीन भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से, एक सरकार हो गई, प्रजा यानी जनसंख्या हो गई, और राज्य यानी भू क्षेत्र हो गया, निश्चित भू क्षेत्र, फिर आपको तीन चीजें दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार आधुनिक रूप का जब शुरुआत हुई तो अभी भी यह शुरुआती क्षेत्र में था, पूर्णता को प्राप्त नहीं किया हुआ था। इन दोनों के लगभग एक जैसे विचार है, कौन से, भू क्षेत्र, सरकार और जनसंख्या। अब फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिलिमोन नाम के एक राजनीतिज्ञ ने लगभग संपूर्ण परिभाषा दी, और वह संपूर्ण परिभाषा क्या थी, आप लोगों को भी लगेगा कि कौन सा नया तत्व आ गया। तो देखो, ऐसा राज्य जिसका निश्चित भूभाग आप बहुत पहले से जान गए हो, जो सुव्यवस्थित सरकार, दूसरा भी जानते हो, द्वारा भूभाग में यानी भू क्षेत्र में सीमा के अंतर्गत प्रभुत्व रखता हो। निश्चित रूप से ये आपके लिए नया शब्द है, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अब इसमें कौन सी नई चीज जुड़ गई, जनसंख्या है ही, भू क्षेत्र है, सरकार है, अब चौथा शब्द है प्रभुत्व। अब आप बताइए, प्रभुत्व शब्द शायद आपके लिए नया होगा और आप इसका अर्थ शायद नहीं जानते, तो मैं आपको बताती हूँ। प्रभुत्व यानी अपना अधिकार रखना। यदि कोई देश ऐसा हो जिसकी सरकार भी हो, एक निश्चित भूभाग हो, बहुत बड़ा भूभाग हो, जहां पर सारे रिसोर्सेज हो, अगर उनका सही रूप से दोहन यानी उपयोग किया जाए तो देश का बहुत अधिक विकास हो, पर उनका ऐसा कोई कानून या विधि नहीं है कि जनता उनके आदेशों का पालन करे। अर्थात सरकार ने यदि कोई नियम बनाए हैं, उनका पालन यदि नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इसे कहा जाएगा कि यह राज्य प्रभुत्व संपन्न नहीं है। आंतरिक रूप से इसका कोई प्रभुत्व नहीं है, क्योंकि जनता इनके नियमों का पालन नहीं कर रही है। क्लियर? तो भू क्षेत्र, सरकार और जनसंख्या के द्वारा के अलावा महत्वपूर्ण बात होती है प्रभुत्व की, यानी जो सरकार है उनके जो नियम और कानून है वो यदि जनता उसका पालन करती है और इनका पालन नहीं करने वालों को यदि सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वह देश प्रभुत्व संपन्न है। पर फिर भी अभी एक बात और है, कौन सी बात, ये अंतिम सेंटेंस देखिए, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र हो। बाहरी नियंत्रण का अर्थ क्या हुआ, बाहरी नियंत्रण का अर्थ ये हुआ, अभी मैं आंतरिक की बात कर रही थी, आंतरिक रूप से संपन्नता, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो नियम कानून हमारे देश में बनाए गए हैं, जो हमारे देश का संविधान है, उसका पालन यदि जनता करती है तो ऐसी कंडीशन में कहा जाएगा कि वह राज्य आंतरिक रूप से प्रभुत्व है। और दूसरी बात, बाहरी रूप से पूर्ण स्वतंत्र का अर्थ होता है कि यदि कोई एक राज्य ऐसा हो जो आंतरिक रूप से तो प्रभुत्व हो पर बाहरी रूप से नियंत्रण में ना हो, जैसे कि वह देश अन्य देशों से कौन से, एक देश अन्य देशों से कौन से प्रकार के संबंध रख सकता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार ये प्रभुत्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया आंतरिक
जिसको मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। आंतरिक शब्द का अर्थ हुआ कि सरकार, संविधान के जो नियम कानून है उनका पालन यदि जनता करती है तो वह राज्य आंतरिक रूप से प्रभुत्व है। अब दूसरी बात है बाह्य रूप। बाह्य रूप का अर्थ हुआ कि यदि कोई देश अपने बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। तो कोई देश बाहरी रूप में कौन कौन से निर्णय लेता है? जैसे एक देश दूसरे देश से व्यापार व्यवसाय करता है, पर्यटन करता है, राजनीतिक संबंध स्थापित करता है, संस्कृति का आदान प्रदान करता है। तो ये जो सारे कार्य कर रहा है, इसके लिए कोई अन्य देश उसके मार्ग में बाधक न बने। यदि ऐसा है तो इसका अर्थ हुआ कि वह राज्य बाह्य रूप से भी प्रभुत्व है। तो अब परिभाषा पूर्ण होगी किसी राज्य की। कौन कौन सी बातें पूरी हो जाएगी? एक निश्चित भू क्षेत्र होगा जिस पर जनसंख्या निवास करती है और इनको संगठित रखने के लिए सरकार हो। साथ ही यह आंतरिक और बाह्य रूप से प्रभुत्व को के लिए एक शब्द होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये हो गया शब्द। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात आंतरिक और बाह्य रूप से उसको दखल देने वाला कोई ना हो। तो अगर ऐसा है तो यह होती है राज्य की संपूर्ण परिभाषा। वर्तमान में यह बहुत अधिक मायने रखता है किसी राज्य का संपूर्ण प्रभुत्व होना। एक प्रभुसत्ता होना किसी राज्य के प्राण माने जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब आगे हम चलते हैं राज्य के अंगों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आप ही लोग बता सकते हो कि राज्य के निश्चित रूप से 4 अंग आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम उनको और थोड़े विस्तृत रूप में देखेंगे। तो सबसे पहला राज्य का भाग हो गया। सबसे पहले कौन सा मान लें हम? मान लीजिए जनसंख्या। दूसरा भाग कौन सा मानेंगे? भूक्षेत्र। तीसरा भाग कौन सा मानेंगे? सरकार। और चौथा प्रभुत्व। तीसरा हो गया सरकार और चौथा हो गया प्रभुत्व। अब हम देखते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या के बारे में क्या कहना है? तो प्राथमिक रूप से पहले ऐसा माना जाता था जब नगर राज्य होते थे तो जनसंख्या की जो संख्या हो वो 5040। अरस्तु ने भी कहा था कि 10,000 होनी चाहिए। और पहले ऐसा माना गया था कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा परेशानी होगी, इसलिए सीमित संख्या होनी चाहिए। पर यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि जनसंख्या क्या होनी चाहिए तो निश्चित रूप से आपका उत्तर यही होगा कि जिस प्रकार का भू क्षेत्र हो उसी के अनुरूप और वहां पर जितने संसाधन उपलब्ध हो उसके अनुरूप जनसंख्या हो। अर्थात यदि भू क्षेत्र छोटा है और जनसंख्या अधिक है तो बहुत परेशानी होगी, रिसोर्सेज जो है वो कम पड़ जाएंगे। तो इस प्रकार वर्तमान में जनसंख्या के अंतर्गत आपको क्या लिखना पड़ेगा कि भू क्षेत्र और रिसोर्सेज वो बोलते संसाधन के अनुरूप जनसंख्या होनी चाहिए, है ना। जनसंख्या का क्या हो गया कि भू क्षेत्र कैसा हो उसके अनुरूप हो और संसाधन इनके ऊपर जनसंख्या निर्भर होनी चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं कि एक और भारत और चीन में बहुत अधिक जनसंख्या है और ये कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ सेनमौरी को बहुत ही कम जनसंख्या है, मालदीव बहुत कम जनसंख्या है। तो यह भी अंतर है। अब प्रश्न होता है ये तो हो गया कि इतनी जनसंख्या होनी चाहिए और किसके अनुरूप। अब दूसरी बात होती है कि उनका स्वरूप कैसा हो, जनसंख्या का स्वरूप कैसा हो। स्वरूप का अर्थ क्या होता है? कल्पना कीजिए कि कोई एक राज्य ऐसा है जहाँ के जितने भी लोग हैं वो आलसी हैं, कर्तव्यहीन हैं, रुचि ही नहीं है। तो बताइए उस राज्य का कभी विकास होगा? आप लोगों का निश्चित रूप से ये मानना होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वह राज्य अपना अस्तित्व ही खो देगा। तो राज्य में जनसंख्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो निश्चित रूप से प्रतिभावान, गुण संपन्न,
कर्तव्यनिष्ठ, जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं ना, वह सारे के सारे यदि जोड़ दी जाए और यदि ऐसी जनसंख्या है तो निश्चित रूप से वह देश बहुत आगे बढ़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जापान का। जापान एक ऐसा देश है जहां हमेशा ही भूकंप आते रहते हैं, हमेशा ही उस देश का विध्वंस होता रहता है। पर आप जानते हो कि देश 3 प्रकार के होते हैं, विकसित, विकासशील और अविकसित, और जापान हमेशा से ही विकसित देशों की श्रेणी में इसीलिए आया, निश्चित रूप से वहां की जनसंख्या के इन गुणों के कारण। तो जनसंख्या का स्वरूप कैसा हो, इस प्रकार के गुणों से संपन्न हो, साथ ही इनका वितरण कैसा हो। जनसंख्या का वितरण का अर्थ क्या हुआ कि पूरे देश में जनसंख्या कैसी फैली है। जनसंख्या का वितरण रिसोर्सेज के अनुकूल होना चाहिए और उनके बीच में जो एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है उसके बीच में ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, न ही कोई प्राकृतिक बाधाएं उसमें उत्पन्न होना चाहिए, अन्यथा देश का स्वरूप बिगड़ सकता है। उदाहरण के लिए 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, फिर पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना, तो इनके बीच में न केवल दूरियां थी बल्कि प्राकृतिक परेशानियां भी थी, जिसका रिजल्ट आप देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का निर्माण हो गया। तो यदि वितरण सही होगा, तो जनसंख्या का वितरण यदि सही होगा तो इससे राज्य के स्थायित्व में सहायता मिलेगी। तो ये मैं समझती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जनसंख्या का भूक्षेत्र संसाधन स्वरूप कैसा हो और उनका वितरण कैसा। अब हम बात करते हैं भूक्षेत्र की। भूक्षेत्र यानी भूमि का प्रदेश जहां पर जनसंख्या निवास करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैसा हो, तो आप लोगों ने एक तरह से सुन चुके हो, तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि वहां पर पूर्ण रूप से संसाधन हो, इन संसाधनों का उपयोग करने वाली जनता हो, और इसके अलावा जितने भी प्राकृतिक चीजें होती है वो उससे भरपूर हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ केवल रेगिस्तान है, कोई केवल समतल भूमि है, कहीं केवल बर्फीला क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से विकास में अवरोधक होता है। परंतु यदि जनसंख्या के समुचित पोषण के लिए सारे रिसोर्सेज हो, औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाने के लिए जो भी संसाधन, कच्चे माल की आवश्यकता हो, सब कुछ हो, ऐसी यदि भूमि हो तो निश्चित रूप से वह देश का विकास बहुत अधिक होगा। तो ऐसी ही भूमि, भूप्रदेश बहुत काम का रहेगा। तीसरी बात होती है सरकार। सरकार के बारे में ये हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि यह जो भूक्षेत्र पर यह जो जनसंख्या निवास करती है, इनके लिए एक सरकार होनी चाहिए। सरकार का अर्थ होता है यह अलग अलग देशों के संदर्भ में अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं कुलीन तंत्र चलता है, यानी कुलीन तंत्रात्मक राज्य है, तो कहीं राजतंत्रात्मक होता है, राजतंत्र होता है, जैसे कहीं लोकतंत्र होता है। तो यह और भी अधिक होता है संसदात्मक, अध्यक्षात्मक। तो ये अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों को उनकी सहूलियत के अनुसार सरकार होती है। और यह सरकार का कार्य क्या होता है कि यह जो भूक्षेत्र में रहने वाला संगठित समुदाय है, इसको न केवल संगठित बनाए बल्कि इनका अधिकतम विकास करे। और यह कब संभव होगा? जब सरकार निश्चित रूप से जनता के हित का पालन करने वाली होगी, जनता के अनुकूल होगी। तो जैसे मैं बता रही थी आपको, सरकार की कितने प्रकार की होती, कुलीन तंत्र, राज, ये कितने भी प्रकार के होंगे, परंतु इनके काम क्या होंगे? तो ये होंगे कुछ नियम बनाने वाले, यानी व्यवस्था करने वाले के व्यवस्थापिका। जो नियम बनाए गए व्यवस्थापिका के द्वारा, तो कार्यपालिका क्या करेगी? उसका पालन करवाएगी जनता से। इस प्रकार से उनके सामने उनको प्रदर्शित करेगी कि जनता उसका पालन करे। और तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का अर्थ समझ ही गए होंगे कि यदि जनता के द्वारा उद्दंडता की जाए, नियमों का उल्लंघन किया जाए, तो उनके अपराध के अनुसार उनको दंड प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार यह एक सरकार के 3 भाग हो गए।
कौन से? व्यवस्थापिका, जो व्यवस्था करती है, यानी नियम कानून बनाती है। कार्यपालिका अर्थात जो कार्यों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। और न्यायपालिका का अर्थ हुआ कि लोगों को पहली बात तो न्याय मिले, और दूसरी बात यदि उल्लंघन करते हैं तो उनके अपराध के अनुकूल उनको दंड दिया जाए। कई बार लोगों का मानना हो जाता है कि राज्य और सरकार यह पर्यायवाची शब्द है। क्या आपको ऐसा लगता है? कई लोग ऐसा बोलते हैं। जैसे लुई 14 ने तो कह दिया था मैं ही राज्य हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि सरकार और राज्य में कोई अंतर नहीं है, पर निश्चित रूप से यह पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह अलग अलग शब्द है। जैसे राज्य क्या है? तो राज्य एक विस्तृत रूप है जिसका एक भाग सरकार है। राज्य में पूरे लोग रहते हैं, जनसंख्या रहती है, और उनके ही कुछ लोग सरकार में जाते हैं। यानी अगर मैं कहूँ बड़ा रूप कौन सा होगा, तो निश्चित रूप से राज्य बड़ा रूप है और सरकार उसका लघु भाग है। दूसरी बात यदि कहूँ प्रकृति के आधार पर, तो राज्य प्राकृतिक है और सरकार कृत्रिम है। तीसरा मुख्य और उसका प्रतिनिधि कौन? तो निश्चित रूप से राज्य मुख्य है जिसके नियमों के अनुसार ही सरकार उसका पालन करती है, तो मुख्य हो गया राज्य और सरकार उसकी हो गई प्रतिनिधि। इस प्रकार राज्य और सरकार पर्यायवाची शब्द नहीं है, राज्य और सरकार पृथक पृथक शब्द हैं, ध्यान रखिए आप। आगे बढ़ते हैं हम, तो अब अंतिम शब्द है प्रभुत्व। प्रभुत्व का अर्थ मैं समझा चुकी हूँ। प्रभुत्व का अर्थ होता है प्रभुसत्ता रखना, और इसको बहुत जरूरी याद रखना, यह विस्तृत रूप में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो अभी ये जो मैं बता रही हूँ इसको आप परिभाषा के रूप में के तौर पर लें, और आगे हमको इसका विस्तृत रूप पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रभुत्व का अर्थ हुआ पूर्णता प्राप्त करना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह देश आंतरिक और बाह्य रूप से क्या हो, किसी के भी अंडर में ना हो, आंतरिक और बाह्य रूप से फ्री हो, मुक्त हो। आंतरिक रूप से अर्थात जनता जो है वह इसके नियम का पालन करने के लिए, भले चाहे आप मजबूर शब्द क्यों ना लगा दे, परंतु उनको इसका पालन करना ही होगा। यदि नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने देशद्रोहिता का काम किया। और बाह्य संपन्नता का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी अन्य राष्ट्र एक राष्ट्र के निर्णय के लिए कोई भी अन्य देशों से संबंध रख रहा है, दुश्मनी रख रहा है, व्यापार व्यवसाय कर रहा है, संस्कृति और साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो इसके लिए कई अन्य देश इसमें बाधा नहीं डाल सकते। अगर ऐसा है तो वह राज्य क्या होगा, आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से संपन्न होने के कारण संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। और इस प्रकार हमने देखा कि एक जो राज्य है वह 4 भागों में बटा हुआ है। तो राज्य जो है इसका पहला भाग हो गया जैसे भूक्षेत्र, तो भूक्षेत्र क्या हो गया, इसका भौतिक आधार हो गया। जनसंख्या यदि हम देखते हैं तो जनसंख्या क्या होगी, वैधानिक हो गई इसकी। इसके बाद आती है सरकार, ये इसका संगठनात्मक रूप है जिसे हम इसका हृदय कह सकते हैं। और प्रभुत्व शब्द जो है, प्रभुसत्ता आई, तो यह इसके प्राण कहलाएंगे। तो इस प्रकार राज्य प्राण नहीं होगा यदि वहां पर क्या नहीं होगी, प्रभुत्व नहीं होगी, और सरकार नहीं है तो हृदय ही नहीं, असंगठित रहेगा, यानी कि अपराधियों का गिरोह ही कहलाएगा। और ये दोनों भौतिक स्वरूप होना ही जरूरी है, और ये वैधानिक हो गया। इस प्रकार राज्य के इन 4 अंगों को हमने देखा। चलते चलते हम देख लेते हैं अंतिम रूप में कि एक राज्य के कार्य क्या होते हैं। तो राज्य के कार्यों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। राज्य के कार्यों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो गया अनिवार्य कार्य, और दूसरा हो गया ऐच्छिक।
तो अनिवार्य कार्य में हम किसको बांटेंगे, कहेंगे कौन से कार्य अनिवार्य होंगे, तो निश्चित रूप से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा। बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा इसका पहला अनिवार्य कार्य है। यदि कोई राष्ट्र बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित अगर नहीं रहा तो राज्य अपना अस्तित्व बहुत ही जल्दी खो देगा। तो इसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक राज्य में सेना होती है और जो बाह्य आक्रमणों से देश की सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा, न्याय संबंध स्थापित करना। न्याय एवं व्यवस्था का संचालन। न्याय का अर्थ क्या हुआ कि देश में रहने वाली जो जनसंख्या है उसको न्याय मिले। यदि देश की जनसंख्या को न्याय मिलेगा तो निश्चित रूप से वो देश के हित में ही कार्य करेगी, और यदि ऐसा नहीं होता है तो पलायनवादी हो जाएगी। तो न्याय मिलना चाहिए। और व्यवस्था बनाए रखना अर्थात जो भी नियम कानून संविधान के अंतर्गत आते हैं उनको जनता को उसकी जानकारी होना चाहिए, उनका किस प्रकार से पालन किया जाए इसकी जानकारी भी दी जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मतलब राज्य ने अपने इस आवश्यक कार्य को पूर्ण किया। तीसरा हो गया यातायात संबंधी कार्य। यातायात एवं संचार। कुछ लोग इसको मानते हैं कि यह एक ऐच्छिक कार्य है, परंतु अब आप ही बताइए कि यदि किसी देश में यातायात की सुविधा नहीं होगी तो क्या वह देश विकास कर पाएगा, क्या वह देश अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा? तो निश्चित रूप से यह इसके अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आएगा। अब हम आते हैं ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत। ऐच्छिक कार्य का अर्थ यह होता है कि वह जनता की सुरक्षा और संगठित करने के लिए अनिवार्य तो नहीं है, परंतु उनके हित के लिए कार्य किए जाते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि शिक्षा राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है। शिक्षा, यह भी आपको आश्चर्य होगा कि चिकित्सा एक ऐच्छिक कार्य, अनिवार्य कार्य नहीं है। चिकित्सा का कार्य करना, चिकित्सा से संबंधित पूरी बातें यानी हॉस्पिटल बनवाना, जनता के लिए चिकित्सा से संबंधित कार्य करना। पर अभी आप देख रहे होंगे कोरोना के समय वैक्सीनेशन हो रहा है, तो पूरे देश में न केवल सभी लोगों को ये वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है बल्कि अनिवार्य रूप से लगाई जा रही है। आपने भी यदि 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो तो आप जब तक वैक्सीनेशन नहीं कराते तब तक आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कहीं और ना जाए। पहले आप, अगर आपका बर्थडे आज कल आ रहा है तो केक आप बाद में काटिए, पहले वैक्सीन लगवाइए। तीसरा हो गया जितने असहाय लोग हैं उनके हित में कार्य करना। असहाय लोगों के हित में कार्य करना। आपकी नजर में कौन होंगे असहाय? तो निश्चित रूप से वृद्ध, महिला, पुरुष, बच्चे जो असहाय हैं उनको जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। ये बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, पर आप समझ गए कि असहाय जो लोग हैं उनके हित में कार्य करना राज्य का एक ऐच्छिक कार्य है। और अंत में कृषि। इसमें भी आपको निश्चित रूप से आश्चर्य होगा कि कृषि कार्य राज्य का आवश्यक नहीं है बल्कि ऐच्छिक है। अगर आप देखो तो जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन का अर्थ क्या है कि हमारे अधिकार नहीं मिल रहा है। लोग, किसान यही बोल रहे हैं कि हमारे अधिकार नहीं मिल रहे, जबकि अगर पढ़ने में आप देख रहे हो, आपको जब आंसर लिखना पड़ेगा कॉपी में तो आपको लिखना पड़ेगा कि कृषि किसी राज्य का ऐच्छिक कार्य होता है। हमारे राज्य का ये ऐच्छिक कार्य है, परंतु यह अनिवार्य कार्य के समान ही हमारा राज्य इसको पूर्ण कर रहा है। अगर देखा जाए तो ऐच्छिक कार्यों की आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, पर वर्तमान में केवल इतने ही पर हम ध्यान दें। तो इस प्रकार छात्रों, आपने आज राज्य, उसके आवश्यक तत्व और उसके कार्यों को पढ़ा। अगले वीडियो में हम कुछ और देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।